मैं जब भी नहाने के लिए बाथरूम में जाती थी, ऐसा लगता था कि जैसे मुझे कोई देख रहा है, जबकि घर में मेरे 17 साल के बेटे के अलावा कोई नहीं रहता था। मुझे विधवा हुए 3 साल हो गए थे। फिर जब नहाकर बाहर निकलती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। मेरा बेटा भी अपने कमरे में पढ़ रहा होता था। एक दिन मैंने वैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद किया और कमरे में चली गई। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे किसी के चलने की आवाज आई। मैंने देखा मेरा बेटा एक हाथ में मोबाइल पकड़े और दूसरे हाथ में। मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी जब मेरी शादी करवा दी गई, और मेरी शादी एक हादसा थी क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी थी और मैं अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए बहुत खुश थी। हंसती खिलती नाचती घूम रही थी। मेरी बड़ी बहन बहुत उदास थी। शादी के वक्त वह घर से पता नहीं किसके साथ भाग गई। हमें तब पता चला जब हमने देखा कि वह अपने कमरे में नहीं है। वहाँ पर शोर मच गया कि दुल्हन तो भाग गई है, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अभी यह बात बारातियों में नहीं फैली थी। मेरी बहन की सास ने तो शोर मचा दिया कि चलो वापस चलो। सब समझा रहे थे कि अगर आप लौट जाती हैं तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मेरे बहनोई ने शायद पहले से ही मुझ पर नजर रखी हुई थी। फिर उसने कहा, मुझे छोटी बहन का रिश्ता दे दो ताकि आपकी भी इज्जत रह जाए और हमारी भी। इसके बाद लोग जो भी बातें बनाएंगे, कम से कम आपकी बेटी की शादी मुझसे तो हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन पता नहीं क्या सोचकर घर से भागी थी, लेकिन उसने सबको बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया था। मेरा बहनोई शायद मुझे पसंद करता था, इसलिए उसने तुरंत यह बात कह दी। उसकी माँ उसे रोक रही थी कि ऐसे मत करो, हमें ऐसे घर से रिश्ता बिल्कुल नहीं करना जिस घर की बड़ी बेटी भाग गई हो। न जाने किस तरह के लोग हैं, पता नहीं इन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश कैसे की है। लेकिन मेरे बहनोई ने कहा, उससे मुझसे ही शादी करना है। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मेरी शादी करवा दी गई और मेरा बहनोई, जो अब मेरा पति बन चुका था, मुझसे पूरे 12 साल बड़ा था। मेरी बड़ी बहन तो भाग गई, लेकिन उसने मेरी जान ले ली। न जाने वह कहाँ थी, लेकिन मुझे ससुराल में बहुत बातें सुनने को मिली। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ही भाग कर आई हूँ। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वह मुझे ऐसे रखता था जैसे उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की हो। मैं सारा दिन बुरी बुरी बातें सुनकर जब अपने पति के पास जाती तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती। वो मुझे हंसाता और मेरा बहुत ख्याल रखता। अगर मेरा पति भी मुझे बातें सुनाता तो शायद मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेती। शादी के पहले ही साल में मैं माँ बन गई। डॉक्टर का कहना था कि बच्चे की उम्र कम है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। मेरे पति ने कहा, यह बच्चा नहीं रखेंगे क्योंकि मैं अपनी बीवी की जान बचाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी सास ने शोर मचा दिया और उसने कहा कि तुझे बच्चे से ज्यादा अपनी बीवी की पड़ी है। मेरी सास का कहना था कि अगर तूने इस तरह का कोई काम किया तो फिर तुम दोनों को इस घर से निकलना होगा, क्योंकि घर उनके नाम था और मेरे घर में सिर्फ मेरे साथ ही। ससुर जिंदा नहीं थे। मेरा पति इकलौता बच्चा था। मेरा पति बहुत परेशान रहता। मेरी तबीयत 9 महीने बहुत ज्यादा खराब रही। गंभीर वक्त पर जब मेरे पति से पूछा गया कि बीवी को बचाना है कि बच्चे को, तो उसने कहा मेरी बीवी को बचाए। फिर मेरी सास ने कहा कि बच्चे को बचाए, पर डॉक्टर का कहना था कि लड़की का पति कहेगा वही होगा और उसी के सिग्नेचर भी होंगे। मेरे पति ने कहा कि बीवी को बचाए, लेकिन मेरी जान भी बच गई और मेरा बेटा भी सही सलामत था। मैं घर आ गई। इसके बाद मेरे पति ने मेरा बहुत ख्याल रखा। 2 साल बाद मेरी सास इस दुनिया से चली गई। घर मेरे पति के नाम हो गया। मेरा बेटा उस वक्त 3 साल का था। अपने बेटे का नाम मैंने मोहित रखा था। मेरी सास के जाने के बाद मैं और मेरा पति घर में बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई और 4 साल बाद मेरा पति एक हादसे में चल बसा। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। मेरी औलाद इस वक्त 7 साल की थी। मैं बता नहीं सकती कि मैंने किस तरह इस दुख के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। मैंने दोबारा कभी न शादी करने का फैसला किया। मैं बहुत कम उम्र में विधवा हो चुकी थी। माँ बाप के ने कहा कि तुम अपना बेटा हमें दे दो, हम इसके माँ बाप बनकर इसको पाल लेंगे, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं अपने बेटे का बहुत ख्याल रखूंगी और मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मेरे लिए यह बेवफाई के जैसा था। मैं अपने पति की यादों के साथ भी बेवफाई नहीं करना चाहती थी। वक्त गुजरने लगा। पहले मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और उसके बाद मेरे पिता भी। जिंदगी ने मुझे बहुत गम दिए, लेकिन किसी के पीछे कोई नहीं मरता। मेरे माँ बाप की जायदाद और घर भी मेरे हिस्से में आ गए। उसके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था वह सब मेरा हो गया, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। और मेरी बड़ी बहन जब से घर से भागी थी, किसी को पता ही नहीं था कि वह कहाँ है। मेरी माँ कहा करती थी कि न जाने कहाँ होगी,
पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। घर से बाहर जाने वाली लड़कियों के साथ जमाना बहुत बुरा हाल करता है। अगर वह किसी बेटी की माँ बन जाए तो उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सब यही कहते हैं कि तुम्हारी माँ को घर से भाग कर लाई थी। मेरी माँ अक्सर मेरी बहन के लिए मिन्नतें करती, लेकिन मैंने अपने पापा की जुबान से कभी उनका नाम तक नहीं सुना। मैंने अपने घर वालों की इज्जत बचाई थी, इसलिए मैं उनकी लाडली बेटी थी। वक्त गुजर गया, मेरा बेटा 17 साल का हो गया। घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही रहते थे। मैंने भी माँ बाप की तरह से मिला हुआ घर बेचकर बाजार में 2 दुकानें ले ली और उन दुकानों के किराए से मेरा घर चलता था। पहले तो किराया बहुत ही कम था और घर चलाना मुश्किल लगता था, लेकिन वक्त के साथ यह लाखों में हो गया। हम 2 लोग थे, इसलिए ज्यादा खर्चा नहीं था। बच्चे का स्कूल और उसके बाद कॉलेज में भेजा कि वो पढ़ाई करे। इसकी अच्छी नौकरी लग जाए तो मैं एक प्यारी सी बहू लेके आऊं, ताकि यह खेल की खामोशी खत्म हो जाए। अकेले रहकर अचानक दिल घबराने लगता था। गर्मी का मौसम हो या ठंडी का, मुझे अचानक बहुत गर्मी होने लगती थी, इतनी कि मैं तुरंत नहाने के लिए चली जाती थी। जब तक शरीर पर पानी गिराती रहती तब तक सुकून रहता। डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा, आपने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। पहले आपका पति और उसके बाद माँ बाप चले गए। सारी जिंदगी बिना हमसफर के रही। जब इंसान को कोई बीमारी नहीं होती तो टेंशन होती है, तो वह इस टेंशन को अच्छी तरह से झेल लेते हैं और दुनिया समझती है कि बड़ा मजबूत इंसान है, लेकिन वह टेंशन ले रहा है। कोई आसान काम नहीं होता और वह बाद में इसी तरह किसी न किसी अजीबोगरीब बीमारी की रूप में अपने होने का एहसास दिलाती है। हम इतने गम झेलने के लिए नहीं बनाए गए हैं। गम हम इंसान को मार डालते हैं। यही कारण था कि अचानक से मेरा दिल घबराने लगता था और नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती थी। एक दिन बहुत ही अजीब चीज हुई। एक रात मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा और मेरे पास कोई उपाय नहीं था कि मैं क्या करती। मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बाथरूम के बाहर खड़ा रोशनदान से मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। हमारा बाथरूम बहुत छोटा था, उसकी छत इतनी छोटी थी उसको हाथ लगाकर छू सकते थे, इसलिए रोशनदान के अंदर झांकना कोई मुश्किल काम नहीं था। अचानक से मेरा दिल बैठ गया। मैं पूरी तरह डर गई और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आ गई, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त वहाँ कौन हो सकता था? शायद मुझे वहम हुआ था, लेकिन अगले दिन फिर से ऐसा ही कुछ हुआ और इस बार तो मैंने किसी की परछाई भी देखी। मैं जवान बेटे की माँ थी, लेकिन मेरी उम्र 32 साल थी। आजकल तो जमाना ऐसा है कि हमारा नियत इस कदर खराब हो चुका है कि सोचा भी नहीं जा सकता कि दुनिया किस तरफ जा रही है। मुझे शक था कि शायद कोई मेरी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर आ गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैं बेटे के कमरे में गई, लेकिन जब कमरे में गई तो वहाँ पर वो फोन चलाने में लगा हुआ था। उसे मैंने कुछ न बताया। वो एक जवान मर्द और इस बात पर वो गुस्से में आकर कुछ गलत कर सकता था या कोई लड़ाई हो जाती। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वह फौरन खड़ा हो गया। उसने हाथ में डंडा उठा लिया कि कौन हो सकता है। उसने सारे घर के हर कोने में देख लिया, लेकिन कोई नहीं था। बाहर का दरवाजा भी बंद था। उसने कहा, लगता है आपको वहम हुआ है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन मैं जानती थी कि मुझे वहम नहीं हुआ था। मैंने उसे बताया कि किसी की परछाई दिखी है, वह भी किसी मर्द की। यह बात नजरअंदाज करने वाली नहीं थी, पर वह कौन हो सकता था? यह हरकत मेरे घर में दोबारा हो चुकी थी। दूसरे दिन फिर से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने सोचा कि होती है तबीयत खराब तो होती रहे, लेकिन मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगी। बाथरूम घर के आंगन में था। मेरे बेटे के कमरे में भी एक बाथरूम था, लेकिन वह कमरा तो मेरे बेटे का था। बार बार मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। सो रहा होगा, मैं उसकी नींद खराब नहीं कर सकती थी। मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी। मैंने पहले आसपास अच्छे से चेक किया कि वहाँ कोई है तो नहीं। कोई भी नहीं था। बाहर का दरवाजा भी बंद था। मैं बाथरूम में चली गई और नहाना शुरू कर दिया, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज मैंने केवल परछाई नहीं देखी, बल्कि उसकी कदमों की आवाज भी सुनी। बहुत देर से। मैंने तुरंत ही बाथरूम की लाइट ऑफ कर दी, ताकि बाहर जो भी खड़ा हो वह मुझे ना देख सके। मैंने चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे को आवाज लगाना शुरू कर दिया। मेरा बेटा जब बाहर आया तो मैंने उसे कहा, तुम जरूर नींद से जागे हुए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि घर में कोई है। वह नींद से जागा हुआ नहीं लग रहा था, वह पहले से ही जागा हुआ था। मैंने फिर से सारा घर देखा, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। तो उसने मुझे बैठाया और कहा,
आप सारा दिन परेशान रहती हैं, क्या सोचती रहती हैं, किस बात की टेंशन है आपको? मैंने कहा कि मुझे वहम नहीं हो रहा। बेटे ने कहा कि घर में कोई नहीं है। मेरा बेटा इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वह यह समझ रहा था कि मैं किसी टेंशन में हूँ, इसलिए मुझे इस तरह के वहम हो रहे हैं। अगले दिन मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। बाथरूम के सामने कुछ मिट्टी फेंकी और उस मिट्टी के ऊपर पानी फेंक दिया, इसलिए कि कोई वहाँ खड़ा हो तो उसके पैरों के निशान भी बन जाए। मैं रात को उठी और नॉर्मल तरीके से चलती हुई बाथरूम में आ गई। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के चलने की आवाज आई। मैं नहा नहीं रही थी, बल्कि चुपचाप खड़ी थी। मैंने अचानक से दरवाजे की कुंडी खोल दी। जो भी शख्स खड़ा है वहाँ से भाग जाए, क्योंकि फिलहाल मुझे सिर्फ इतना जानना था कि यह मेरा वहम था या सच में बाहर कोई खड़ा था। मैं बाहर निकल कर आई, वहाँ पर कोई नहीं था। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने लाइट ऑन की और उस जगह देखा जहाँ मैंने मिट्टी फेंकी थी। यह देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर पैरों के निशान बने थे। इसका मतलब मुझे कोई वहम नहीं हो रहा था, बल्कि मेरे घर में कोई था। यह सोचकर मेरा दिल घबराया जा रहा था कि कौन हो सकता है, कौन यह कर सकता है। मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। सुबह हुई तो मैंने उस जगह को गौर से देखा। मैंने कदमों के निशान देख लिए। पैर का साइज वही लग रहा था जो शायद मेरे बेटे का होगा, यानी कोई मेरे बेटे की उम्र का ही है। परेशान तो बहुत थी, लेकिन क्या कर सकती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोच लिया कि मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगी, लेकिन कब तक नहीं जाती। यह मेरा घर था। क्या मैं अपने घर में ही डर रही थी? और अगर वह शख्स मेरे घर में आ जाता था तो वह कुछ भी कर सकता था, मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकता था। यूँ तो मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन मुझसे घर के काम नहीं होते थे, क्योंकि मैं बहुत कमजोर थी। इसलिए मैंने एक नौकरानी रखी हुई थी जो दो दिन बाद आकर काम कर जाती थी। घर में हम 2 लोग थे, इसलिए ज्यादा गंदगी भी नहीं होती थी और खाना वगैरह मैं खुद ही बना लिया करती थी। एक दिन नौकरानी कमरे में पोछा वगैरह लगा रही थी, तभी मेरे बेटे ने आकर मिट्टी वाले पाँव जमीन पर रख दी। उसने कहा कि छोटे साहब, अभी तो मैंने सफाई की थी। मेरे बेटे ने हंसकर कहा, अच्छा जा रहा हूँ, और वह वहाँ से गुजर गया। जब वो जूते के निशान साफ कर रही थी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे रोक दिया। मैंने उसे कहा कि इसको साफ बात करो, और गौर से देखने लगी, क्योंकि वह पैरों के निशान तो वैसे ही निशान लग रहे थे जैसे बाथरूम के बाहर मिट्टी पर बने हुए थे, यानी कि यह उसी निशान का प्रिंट था, वही प्रिंट जो उस मिट्टी पर बना हुआ था। क्या यह इत्तेफाक था कि मेरे घर आने वाले चोर और मेरे बेटे ने बिल्कुल एक जैसे जूते पहने थे, या फिर वह मेरा बेटा था? मेरा सिर अचानक से चकराने लगा। नौकरानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बैठाया और मेरे बेटे को आवाज दी कि जल्दी आए, आपकी माँ को कुछ हो रहा है। मेरा बेटा भागा भागा आया, मुझे पास ही एक क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत कमजोर हैं, आप किसी भी तरह की परेशानी से दूर रहें, दिमाग पर दबाव नहीं डालें। वहाँ से वापस आते हुए कुछ अजीब हुआ। जब हम रिक्शा में बैठने लगे तो मैंने एक औरत को देखा। उसने काला चादर लपेटा हुआ था और वह एक खम्बे की आड़ में मुझे देख रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं इसको जानती हूँ, जैसे वह मेरी कुछ लगती है, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। फिर ऐसे कैसे हो सकता था? मेरे बेटे ने मुझे देख लिया और कहा, घर चलें, आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम की सख्त जरूरत है। मेरा बेटा मेरी कितनी फिक्र कर रहा था, इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता था, इसे इस तरह की हरकत करके क्या मिलना था? वही तो मेरा इकलौता रिश्ता था, मेरा बेटा, मेरा मान, मेरा सब कुछ ही तो था। पर जब सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो फिर गलती की गुंजाइश कहाँ थी? समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह बात तो मैंने नोट की थी, घर का दरवाजा बंद था तो फिर कोई अंदर कैसे आ सकता था? और जब भी आधी रात को मैंने अपने बेटे को जगाया कि घर में कोई है, तो मेरा बेटा सो नहीं रहा था बल्कि जाग रहा होता था। और फिर उस मिट्टी पर बिल्कुल वैसे ही जूतों के निशान कैसे आ सकते थे जैसा जूता मेरा बेटा पहनता था? दिल मानता तो नहीं था, पर दिमाग बार बार इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे कुछ भी करके इस शख्स को रंगे हाथ पकड़ना था कि वह कौन है। अब मुझे एक प्लान की जरूरत थी और मुझे प्लान के तहत ही चलना था। मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया। अपने बेटे से बात में पूछा कि तुम रात भर जागते क्यों रहते हो? उसने कहा, मैं पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा कि आज तुम्हारा कोई काम नहीं है ना? तो उसने कहा, आज कोई काम नहीं है, आज मैं सो जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मैंने थोड़ी देर बाद जाकर देखा, मेरा बेटा सुकून से सो रहा था। मैं जल्दी जल्दी बाथरूम तक गई और ऐसे इशारा दिया जैसे मैं बाथरूम के अंदर चली गई हूँ। बाथरूम का दरवाजा भी जोर से बंद किया और अंदर जाकर नल भी खोल दिया ताकि ऐसा लगे कि मैं नहा रही हूँ। लेकिन मैं बाथरूम में नहीं थी, बल्कि किचन में खड़ी थी।
जहाँ से बाथरूम का हिस्सा साफ नजर आता था। मेरे हाथ में डंडा भी था। मैं वहीं पर बैठी थी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि मेरी सांस फूल गई। एक लड़का वहीं खड़ा था। रोशनी की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह बिल्कुल मेरे बेटे के जैसा था। उसके पैरों में जूते और कपड़े भी मेरे बेटे जैसे थे। इसका मतलब कि वह मेरा बेटा ही था। उसके हाथ में फोन था और वो रोशनदान तक अपना हाथ ऊंचा करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। वह अपने काम में बहुत मगन था। वैसे भी जब इंसान फोन में लगा होता है तो दुनिया के बारे में भूल ही जाता है। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ी और तुरंत उसे डंडे से मारा। वह शख्स वहीं पर गिर गया। मैंने फौरन चिल्लाया और फिर मैंने देखा कि मेरा बेटा अपने कमरे में भाग कर आया और आते ही पूछने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ। मैं बता नहीं पाई कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा बेटा समझ गया कि मेरी माँ ने किसी चोर को पकड़ लिया है जो घर में चोरी करने आया था। मेरे बेटे ने मेरे हाथ से डंडा पकड़ा और इस चोर को कॉलर से पकड़ लिया और उससे खरीदा हुआ बरामदे तक ले गया। लेकिन जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि वह कोई मर्द नहीं, वह एक औरत थी। और वह कौन थी मैं अच्छी तरह जानती थी। वह मेरी बड़ी बहन थी, जो मेरे ही बेटे जैसे कपड़े पहनकर, उसी के जूते पहनकर मेरे घर में घुसी थी और मेरी गलत वीडियो बनाना चाहती थी। लेकिन मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी? मैं अपनी बहन को इतने साल बाद देखकर कभी उदास न होती। मेरे दिल में जितने भी शिकवे थे मैं इसे माफ कर देती, लेकिन इस तरह देखकर मेरा दिल पूरी तरह तड़प रहा था। मैंने 15 साल बाद अपनी बड़ी बहन को देखा था, उस बहन को जिसको मैंने हमेशा बहुत प्यार किया था। बचपन में इसके साथ खेलती थी, अपने दिल की बातें किया करती थी। आज इसको एक गंदी हरकत करते हुए मैंने रंगों हाथ पकड़ा था। वह सब कुछ क्यों करना चाहती थी? मेरा बेटा इसको नहीं जानता था। इससे पहले कि मेरा बेटा इस पे हाथ उठा देता, मैंने अपने बेटे को रोका और कहा कि यह तुम्हारी मौसी है। वह हैरान रह गया। जिस औरत को उस दिन मैंने काली चादर में देखा, शायद वह मेरी बहन थी, जो उस दिन भी मुझ पर नजर रख रही थी। इसकी हालत बहुत बुरी थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी, हालांकि वह मुझसे सिर्फ 4 साल बड़ी थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ऐसे पूछा जैसे जो कुछ उसने किया उसके लिए मैंने पहले ही माफ कर दिया हो। लेकिन वह ऐसे बोली जैसे मुझे खा जाएगी। वो कहने लगी, बस बस, बड़ी आई मेरे हाल की फिक्र करने वाली। माँ पापा की नजरों में अच्छा बनने के लिए मेरी जगह पर बैठ गई। मेरे होने वाले पति से शादी कर ली, उसका घर भी ले लिया और माँ बाप की सारी जायदाद भी अपने नाम करवा ली। मेरा होने वाला पति तुम पे मर मिटा था। ये तो मुझे पहले ही पता था, तभी तो तुम्हारे लिए दीवाना हो गया था। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम अकेले ही सब कुछ खाना चाहती हो। मुझे तो दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया है तुमने। अगर मैं तुमसे ये सब कुछ मांगती तो तुम मुझे कभी भी ये सब न देती। पापा ने तो पहले ही मुझे अपने हिस्से से अलग कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगी। पर यह करती भी तो कैसे करती? तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं था, लेकिन इज्जत तो थी। 17 साल के बेटे की माँ बन गई हो तो क्या हुआ? अभी भी तुम जवान औरत ही हो। तुम्हारी कोई वीडियो बनाकर और फिर तुम्हें ब्लैकमेल करके मुझे तुम्हें जलील करना था। मैं आराम से बैठने वाली नहीं हूँ। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मेरी बहन पागलों की तरह बोल रही थी। वह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। कभी बात करती, कभी हंसती और कभी रोना शुरू कर देती। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं समझ रही थी। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करने लगी। वह नॉर्मल नहीं थी, वो बेहोश हो गई। हमने उसे कमरे में रखा। उसकी हालत बहुत बुरी थी। ऐसा लगता था कि वह 2 महीने से नहाई नहीं थी। शायद इसीलिए उसने मेरे बेटे के जूते और कपड़े पहने थे, क्योंकि शायद उसके पास जूते नहीं होंगे। वह सुबह को उठी तब भी हमारे काबू में नहीं आ रही थी। ना खाना खा रही थी, ना कुछ और। वो तो मुझ पे हाथ भी उठाने लगी। हम उसको डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ जाकर बहुत सी बातें पता चली। उसके पास जो फोन था वह भी चोरी का था। मेरी बहन दिमाग की मरीज बन चुकी थी। वह बहुत अजीबोगरीब बातें बता रही थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके फोन में किसी औरत का नंबर था जिसको हमने कॉल की। हमने उसको बुलाया। वह हमसे मिलने आ रही है, क्योंकि वह भी मेरी बहन को ढूंढ रही थी। वो मेरी बहन के पति की बहन थी। लड़की हमसे मिलने हमारे घर आ गई और हम बहन को भी वापस कर ले आए। उसने बताया ये लड़की हमारे खानदान में भाग कर आई, इसलिए सबने इसको बहुत बातें सुनाई। सास ने बहुत तंग किया। भगवान ने इसको बेटी दिया, लेकिन इसकी बेटी 2 हफ्ते बाद ही इस दुनिया से चली गई।
उसके बाद इसकी हालत ऐसी हो गई। इसके पति ने दूसरी शादी कर ली, घर में पड़ी रहती थी, इसको कोई बुलाता नहीं था। एक मैं ही इसका ख्याल रखती हूँ क्योंकि इसको बहुत गुस्सा आता था। इस तरह साल गुजर गए। अपनी जिंदगी उसने ऐसे ही गुजारी है, पागल हो गई है और हमारे घर से भाग गई। कभी मेरे घर आ जाती थी और कभी कभी ऐसे गायब हो जाती थी कि किसी को पता नहीं चलता था कि कहाँ गई है। इसकी हालत बहुत बुरी है। इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। ये बहुत शर्मिंदा थी। इसको यह भी नहीं पता कि इसके माँ बाप इस दुनिया में से कब गए। मुझे अपनी बहन पर बहुत तरस आया। उसने जो कुछ भी किया था उससे सजा ज्यादा मिल रही थी। मैंने अपनी बहन का इलाज करवाना शुरू कर दिया। उसे ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे उसे लगता था कि सब इसके दुश्मन हैं और वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन मुझे समझती थी। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वह ठीक हो सकती है, इसका इलाज करवाएं। मैंने उस पर मेहनत की, उसको प्यार दिया और धीरे धीरे वह एक नॉर्मल इंसान बन गई। वो मुझसे माफी मांगी, मुझे अपने सारे दुख बताए। अब मैं और मेरी बहन एक साथ रहते हैं। मुझे मेरी बहन वापस मिल गई, इसलिए मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि वह मेरे खानदान का हिस्सा है। अब उसने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की। इसको उसकी सजा मिलनी थी। धन्यवाद दोस्तों।